बंधन कच्चे धागों का। बच्चों के कमरे से जोर जोर बोलने की आवाजें आ रही हैं। पता नहीं झगड़ रहे हैं या बातें कर रहे हैं। हमारा जमाना तो है नहीं कि जरा सा ऊंचा बोलते ही दादी ताई टोकती थी। आज के कल परिवारों में दादी ताई तो है नहीं बच्चों को डांटने संस्कार देने के लिए। माँ बाप बेचारे सारे दिन के बाद बच्चों से मिलते हैं तो उन पर लाड लड़ाएं या संस्कारों की डांट खिलाए। जो भी हो, अभी आवाजों की स्पष्टता बढ़ गई है। बेटा जोर जोर से बोल रहा है, इस बार तू मेरे लिए वही सड़ी सी धागे वाली राखी मत लाना। सोने का ब्रेसलेट ला। और बेटी बोल रही है, तुम भी कोई ड्रेस या चॉकलेट का गिफ्ट पैक मत पकड़ा देना। नया मोबाइल चाहिए। मेरा पारा चढ़ गया। त्योहारों को रिश्तों को लोग पैसे से क्यों तोलते हैं। मेरा मूड खराब देखकर बच्चे सहम गए। समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। समझ तो आज तक मैं भी नहीं पाई हूँ। 2 दिन बाद राखी का त्योहार है। मैं उस उत्साह से पूछती क्यों हूँ, अभी परसों की बात है। बेटी पूछने लगी, माँ आप मामा लोगों को राखी क्यों नहीं भेजती। राखी क्या है, एक धागा ही तो है। भेजा नहीं भेजा, अब रिश्तों में वह मधुरता कहाँ रह गई है। ऐसा लगता भी नहीं कि किसी को मेरी राखी का आतुरता से इंतजार होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई नहीं हैं या मुझे मानते नहीं हैं। मेरे मामा चाचा सगे सब मिलाकर 17 भाई हैं। सब मुझे मानते भी बहुत हैं। बहुत सालों तक मैं उन सबको बहुत उत्साह से राखी बांधती थी, या यूं बोलो कि माँ बंधवाती थी। माँ सभी त्योहारों को बहुत उल्लास से मनाती। दिवाली पर नए कपड़े, पटाखे, मिठाइयाँ, पूजा का सामान चाहिए ही चाहिए। होली पर नए कपड़े, मेहमानों की आवभगत, रंग, अबीर, गुलाल, पिचकारी, इनकी लंबी लिस्ट। नवरात्रि पर पूजा, होम, पंडित जी की दक्षिणा, घी, मेवे, इन सब के साथ पापा का निरीह सा चेहरा। नहीं, हम गरीब घर के नहीं थे, अच्छे खाते पीते परिवार से थे, जहां आमदनी थोड़ी सीमित थी। कमी नहीं थी पर हाथ खोलकर खर्च संभव नहीं था। माँ पूरे साल या यूं बोलो तो पूरी जिंदगी उसे सीमित आय में गुजारा करती। पर त्योहार के समय उन्हें शायद लगता कि उनके बच्चे चाचा ताऊ के बच्चों के सामने हीन भावना महसूस ना कर सके, क्योंकि वहाँ कमाने वाले भी ज्यादा थे और आमदनी के स्रोत भी। जो भी हो, इन त्योहारों की लंबी लिस्ट में मुझे लगता था पापा की खुशियाँ कहीं दब जाती थी। मुझे लगता था कि यह हाल सिर्फ मेरे घर में ही नहीं, हर घर में होता था, कि अभी 10-15 लोग आकर राखी बांधेंगी, सबको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। 10-10 रुपए भी दिया तो 200 रुपए गए, क्योंकि हम जब सज धज कर राखी की थाली लिए भाई को टीका करने जाते तो राखी बांधने के बाद चाची भाभी द्वारा थाली में 10 का नोट रखना कहीं अंदर तक शर्मिंदगी का एहसास करा देता। ऐसा लगता था कि मैं अपने भाई को राखी बांधने नहीं गई हूँ,
मेरा मकसद सिर्फ वो पैसे झपट कर लेना है। मुझे आज भी वह एहसास रक्षाबंधन में खुश नहीं होने देता, जहाँ राखी बांधने के बाद लोगों को लगता है कि अब कुछ देना पड़ेगा। राखी बांधने के साथ बहन को दी गई भाई की प्यारी सी मुस्कान और बहन के सिर पर प्यार भरा हाथ ही बहन के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। पता नहीं किस ना समझ ने यह पैसे की प्रथा प्रारंभ की। खैर, यह सब बातें मेरी भोली सी माँ की समझ में नहीं आती। वे तो राखी के दिन घर आने वाले हर शख्स को राखी बांधने को कहती। मेरा बाल मन इसके लिए कदापि तैयार न होता कि कैसे नौकर को, दूध वाले को, अखबार वाले को मैं राखी बांधूं। पर माँ बंधवाया करती। कालांतर में बड़ी होने के साथ इसमें और लोग भी जुड़ गए। मेरी कामवाली के 2 छोटे छोटे बच्चे, उनकी बहन नहीं थी, तो वह भी आकर मुझसे राखी बंधवाते। मुझे उन्हें राखी बांधना अच्छा तो नहीं लगता था, पर बुरा भी नहीं लगता था, क्योंकि राखी बांधने के बाद वह मुझे कुछ देते नहीं थे। मैं उनके लिए अलग से बड़ी बड़ी राखियाँ और मिठाई के डिब्बे लाती। राखी के दिन सभी भाइयों को मालूम था कि मैं राखी बांधने बगैर कुछ खाती नहीं हूँ, तो भी वह 10-11 बजे तक हमें परेशान करते कि आज तो हमारा दिन है, थोड़ा इंतज़ार करो। वहीं वे दोनों सुबह से ही सज धज कर आ जाते। मन में थोड़ा संकोच होता, अपने भाइयों को राखी बांधे बगैर इनको पहले राखी कैसे बांधूं। पर वो चुपचाप बैठे इंतजार करते, फिर राखी बंधवाकर खुश होकर चले जाते। मुझे लगता उनकी खुशी शायद डिब्बा भर मिठाई मिलने की होती होगी। फिर मेरी शादी हो गई और मैं माँ के पत्ते पर सब भाइयों के लिए और उन दोनों के लिए भी राखी भेजती रही। कुछ सालों बाद कामवाली ने हमारे घर का काम छोड़ दिया। उसके पति को कहीं बाहर नौकरी मिल गई थी। अब तो मैं अपने भाइयों को भी राखी नहीं भेजती हूँ। साफ साफ बोल दिया है, जिसको मुझसे स्नेह हो वह मेरी ससुराल आकर राखी बंधवाए। मैं इतनी दूर परदेश में हूँ कि बाकी बहनों के यहाँ तो भाई लोग पहुँच ही जाते हैं, पर मेरे यहाँ तक कोई आ भी नहीं पाता है। फिर भी मुझे बुरा नहीं लगता है। मन में प्रेम रखे यही बहुत है। हर बार की तरह राखी के दिन सुबह उठकर चौक पूरा थाली सजाई, पूरी तैयारी की। मेरी बेटी जब आँख मलती हुई उठकर आई तो हंसते हुए बोली, थैंक यू माँ, आपने मेरे लिए पूरी तैयारी कर दी। मैं जाकर भाई को जगाती हूँ। मेरे लिए ना समझ नहीं समझती हमारी पूजा में एक मानस पूजा का विधान भी है। भले ही मेरा कोई भाई सामने हो या ना हो, मैं मन में विचार करके गणेश जी, हनुमान जी को राखी बांधकर दिल को तसल्ली दे देती हूँ कि इसका स्पर्श सब भाइयों की कलाइयों तक आया होगा। 11 बजते लड़ते झगड़ते दोनों भाई बहन का राखी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बेटा अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। पति शहर से बाहर थे।
अपनी बहन से राखी बंधवाने गए थे। हम माँ बेटी काफ़ी के संग मग के साथ बाहर होने वाली हल्की हल्की बारिश का मज़ा ले रहे थे। अचानक मेरी बेटी बोली, चलो ना माँ, डैम देखकर आते हैं। सभी बोल रहे हैं ओवरफ्लो कर रहा है। आसपास का नज़ारा भी अच्छा है। मालूम है वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी रहती है। चलो ना माँ, घर पर बैठे रहने से अच्छा है जाकर आते हैं। हम दोनों स्कूटी पर निकल पड़े। सच में रिमझिम बारिश की फुहारों में भीगना और डैम का सौंदर्य शानदार था। हमने बहुत एंजॉय किया। त्योहार का दिन था तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। इक्का दुक्का दुकानें, खोमचे वाले और एक लारी वाला देखकर थोड़ी दया आई कि आज त्योहार के कारण कोई नहीं आया तो बेचारों की कमाई भी नहीं हुई। बेटी मेरे मन की बात समझते हुए बोली, त्योहार नहीं, भारत पाकिस्तान मैच है आज, इसीलिए भीड़ नहीं है। अचानक लगा कि एक लारी वाला हमें देख रहा है। थोड़ा डर लगा। हम वहाँ से निकल पड़े। वापसी में आते वक्त बारिश की कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई थी। सामने का कुछ भी दिख नहीं रहा था। मेरा मानना था कि 2 मिनट रुककर बारिश खत्म होने का इंतज़ार करते हैं। बेटी का कहना था कि जब तक इंतज़ार करेंगे तब तक तो घर पहुंच जाएंगे। तभी अचानक पानी से भरे एक गड्ढे के कारण स्कूटी फिसली। मैं यहाँ गिरी, बेटी थोड़ी दूर पर गिरी। स्कूटी आगे एक पेड़ से टकरा गई। मैंने देखा पत्थर से सिर लड़ने के कारण बेटी के सिर से खून निकल रहा था। वह बेहोश थी। स्कूटी का अगला पहिया टेढ़ा होकर फंस गया था और चलने की हालत में नहीं था। मोबाइल निकालकर बेटे को फ़ोन लगाना चाहा तो नेटवर्क कवरेज नहीं था। इस हालात में कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी पीछे से वही लारी वाला आता दिखाई दिया। हमें देखते ही दौड़कर हमारे पास आया। उसने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, बस देखते ही देखते मेरी बेटी को उठाकर लारी पर लिटाया। उस पर रखे सामान की चिंता किए बगैर बोला, दीदी आप परेशान मत हो, मैं संभालता हूँ। जोर से लारी धकेलता और आंखों से ओझल हो गया। मैं कुछ समझ ना पाते हुए उसके पीछे पीछे भागी। पता नहीं कौन था, मेरी बेटी को कहाँ ले गया। कितना चली कितना भागी यह तो याद ही नहीं, पर काफ़ी आगे जाने के बाद एक हॉस्पिटल के बाहर वही लारी खड़ी दिखाई दी। मैं बदहवस भागती हुई अंदर गई। वहाँ काउंटर पर ही खड़ा था, कुछ फार्म भर रहा था। डॉक्टर ने पट्टी वगैरह मार दी थी। मेरी बेटी को होश तो नहीं आया था, पर वह खतरे से बाहर थी। मैंने उसको धन्यवाद दिया तो वह बोला, दीदी धन्यवाद की क्या बात है, अपनी भांजी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं अपलक उसे देखती रही। मैंने कहा, मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शायद कोई धोखा हुआ है या पहचानने में कोई भूल। मैं आपको नहीं जानती। वह
हंसा और बोला, वह तो मैं समझ ही गया था कि आप मुझे पहचान पा रही हैं। मैं डैम पर बार बार आपको देख कर यही तसल्ली तो कर रहा था कि आप अनु दीदी ही हो। अनु, इसे तो मेरा नाम भी मालूम है। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं हूँ रघुवीर, आपकी काम वाली का छोटा बेटा। मैंने आपसे राखी बंधवाई है। मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहिए सुषमा मोटिवेशनल स्टोरी 2.0। धन्यवाद।